हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम आपसे बात करेंगे रेन एंड मार्टिन के सेकेंड चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में, तो उसमें भी हमने कहा था कि सेंटेंस जो है वो व्यक्ति के लिए जो इंग्लिश पढ़ रहा है, जो इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहा है, जो इंग्लिश लर्नर्स हैं वो वेल एक्वेंटेड हैं सेंटेंस से भी, और जो सेंटेंस से वेल एक्वेंटेड है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट दोनों को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है या कैसे हम इनको फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में सेंटेंस दी होती है और उसमें पूछा जाता है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एक सेंटेंस जो कि असर्टिव सेंटेंस होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम बताते हैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आरपी। असर्टिव सेंटेंस का ये आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आरपी। शायद आपने ये नोटिस नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं लिखा है। हमने ये नहीं बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। लेकिन आपको क्लियर कट एक बात बता देते हैं हम, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इसको अगर जो हम सेंटेंस से बाहर निकाल लेते हैं तो उसके बाद का जितना पोर्शन बचता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, आरपी, ये सब का सब आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ये सब का सब आपका होता है प्रेडिकेट। इसमें आपको और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट आप सेंटेंस से अलग कर लीजिए और जितना पोर्शन बचता है वो प्रेडिकेट का होता है। एक सिंपल सेंटेंस जो बचती है सब्जेक्ट के बाद में, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आरपी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब हो ही, कई बार सिर्फ मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो हम कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा ही लीड्स us to the good path. TH. He leads us to the good path. वो हम लोगों का अच्छे मार्ग की तरफ मार्गदर्शन करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन करता है, एक्शन कौन करता है, ही करता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आपके प्रेडिकेट के हैं। लीड्स आपका मेन वर्ब हो जाता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में का है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस। अस आपका ऑब्जेक्ट है और टू द गुड पाथ या राइट पाथ की बात करते हैं, ये एडवर्बियल पार्टिकल है, एडवर्बियल पार्टिकल है। तो ये तो वो सेंटेंस हुई जिसमें आपका मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरी सेंटेंस हम ये कह सकते हैं जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हमने कहा ही इज गुड बाई नेचर, TURE, ही इज गुड बाई नेचर। तो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया और बाई नेचर आपका रेस्ट पार्ट में आ जाता है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब नहीं है, तो आपका जो दूसरा पार्ट हमने बताया था कि एक सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो पहली जो एग्जांपल हमने बताया उसमें मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसको हम इस कंडीशन में लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें आपकी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों होती हैं। जैसे हमने कहा ही हैज़ gotten it, he has gotten it। he has gotten it का मतलब क्या है? ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, gotten आपका परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ही हैज़ गॉटन इट का मतलब वह इसे समझ गया है, वह इसे समझ चुका है। तो इस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया हुआ, और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो सिंपल जो जनरल सेंटेंसेस होती हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को हम निकालेंगे और सब्जेक्ट के बाद का जितना पोर्शन होगा वो सब क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। चलिए शॉर्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? हम कहते हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज स्पोकन अबाउट इन द सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट। तो हम कब शब्दों में कहते हैं स्पोकन अबाउट? स्पोकन अबाउट, स्पोकन अबाउट का मतलब क्या है? ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर प्रेडिकेट क्या होता है? तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट क्या है। तो व्हाट इज प्रेडिकेट? तो हमने जाना कि व्हाट इज स्पोकन अबाउट इन अ सेंटेंस दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट टेल्स समथिंग about the subject। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस भी लिखी हुई हैं उनको भी हम देख लेते हैं। लिखा हुआ व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु को एक नाम देते हैं, उसका नाम रखते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस व्यक्ति के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं या बताते हैं। In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject। अब क्या है? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, एक सब्जेक्ट हमारे पास होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट के बारे में हम जब कुछ कहते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? पार्ट, स्पीक अबाउट, और प्रेडिकेट क्या होता है? से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो फिर से आपको बता देते हैं कि किसी सेंटेंस में जिस शब्द के बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। Hence every sentence has two parts। इसीलिए हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं।
the part which names the person or thing we are speaking about. This is called the subject of the sentence. मतलब जिस पर्सन या थिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. इसको सेंटेंस का हम प्रेडिकेट कहते हैं. The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate as. आमतौर पर हम लोगों को पता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो कहाँ आता है, सबसे पहले आता है. लेकिन कभी कभी ये आपका प्रेडिकेट के बाद में भी दिया गया होता है. तो ऐसी सेंटेंसेस को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसी तरीके की सेंटेंस आती हैं जिसमें सब्जेक्ट आपका इधर उधर होता है. क्योंकि जनरल बेस पे आदमी तो जानता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे होता है, देयर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एनआरपी. लेकिन सब्जेक्ट आपका एंड पोजीशन या सेंटेंस में और कहीं भी हो सकता है. तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उन सेंटेंसेस के जिनमें सब्जेक्ट लास्ट में है. तो पहला है हियर कम्स द बस. हियर कम्स द बस, तो यहाँ पर आने का काम कौन करता है, बस करती है. तो जो काम करता है वही तो आपका सब्जेक्ट होता है. तो इसमें जो द बस दिया हुआ वो एंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस है. फिर नेक्स्ट है स्वीट और द यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी. तो सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये आपका सब्जेक्ट है. और इसको आप जानेंगे कैसे, वो भी क्लियर हम किए दे रहे हैं, क्योंकि स्वीट तो सिंगुलर नंबर में है, स्वीट के साथ में आर आता नहीं है. प्लूरल क्या है, द यूजेज. तो यूजेज के अकॉर्डिंग आर आया हुआ है. तो आर हमेशा मीन्स नॉट और ओनली, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. इफ़ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर, हेल्पिंग वर्ब comes in plural number, and if the subject is in singular number, that takes the singular verb or helping verb with it. तो वैसे ही जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पर और आया हुआ है. तो आपका सब्जेक्ट क्या है, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी. पहले में सब्जेक्ट क्या है, द बस. कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं. जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा कैसे शुरू होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होती है. तो ऐसी सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होती है, जो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, एंट्रेटी वगैरह को शो करती है, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है. क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं बोली जाती है, ये हमेशा आपकी सेंटेंस फेस टू फेस बोली जाती है, फेस टू फेस. क्योंकि यह सेंटेंस फेस टू फेस ही काम करती है, पीछे इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम स्पीकर और लिसनर दोनों आमने सामने होते हैं. चलिए इम्पेरेटिव्स का भी देख लेते हैं. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है. सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यूज इज अंडरस्टूड. और इम्पेरेटिव सब्जेक्ट में जैसा कि हमने बताया हमेशा यूज सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, मतलब हिडन होता है. थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. थैंक हिम में भी क्या है, यू थैंक हिम, मतलब आप उसे धन्यवाद कहिए. एक्सरसाइज इन ग्रामर फर्स्ट. चलिए अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं. जितना आपने सीखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं. In the following sentences, separate the subject and the predicate. इस एक्सरसाइज में हम आपको सब्जेक्ट बताते हुए चलते हैं, प्रेडिकेट आपका खुद ब खुद उतना ही छूट जाएगा.
तो पहला दिया हुआ द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, तो किस चीज़ ने रोम को बचा लिया? द कैकलिंग ऑफ गीज ने रोम को बचा लिया। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो हु इज स्टैंडिंग ऑन द बर्निंग डेक, कौन खड़ा हुआ है? वो लड़का खड़ा हुआ है। तो आपका जो सब्जेक्ट हुआ क्या हुआ? द बॉय। टुबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, तो अ मैन ऑफ माइट कौन है? टुबल केन है, तो सब्जेक्ट आपका टुबल केन है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रेजेंट, तो स्टोन वॉल्स आपका सब्जेक्ट है क्योंकि डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस, तो द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स में द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स सब्जेक्ट है क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है वो हम लोगों को आनंदित करता है। मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, अब वॉज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज से पहले का जो पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट होगा और उसके बाद का पार्ट सब प्रेडिकेट होगा। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ठीक वैसे ही हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ से पहले ही जो है वो सब्जेक्ट है और हैज़ अ गुड मेमोरी आपका प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, जिसमें बैड हैबिट्स आपका सब्जेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जिसमें द अर्थ आपका सब्जेक्ट है। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, जिसमें नेचर आपका सब्जेक्ट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ, एडिसन आपका सब्जेक्ट है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, तो द सी जो है ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक वर्ड आया हुआ है हैथ, क्या आपको पता है हैथ का मतलब क्या होता? एंसेंट इंग्लिश में जब एंसेंट इंग्लिश का यूज़ किया जाता था, जिस लैंग्वेज में शेक्सपियर वगैरह लिखते थे, तो शेक्सपियर ने हैज की जगह पर हैथ का प्रयोग किया था, जिसका मतलब है द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स। क्लियर? बी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, तो जिसमें आपका क्या है? बी सब्जेक्ट है। वारूड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, तो वारूड गारमेंट्स जो हैं वो कभी फिट नहीं होते हैं, तो ये आपका वारूड गारमेंट्स सब्जेक्ट है। द अर्ली वर्ड कैचेस द वर्म, तो द अर्ली वर्ड जो है ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि कैचेस द वर्म, कैच जो है मेन वर्ब है और मेन वर्ब से आगे का सेंटेंस पूरा प्रेडिकेट में आता है। अगला सेंटेंस है आपका ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, तो ऑल मैटर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज से आपका प्रेडिकेट है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल है, तो इस्लामाबाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो आपका बी सब्जेक्ट है क्योंकि शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब से आगे का सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा। ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो ऑल रोड्स आपका सब्जेक्ट है, लीड आपका मेन वर्ब है, रोम आपका एडवर्ब है। अ गिल्टी कॉशंस नीड्स नो एक्सक्यूज, तो अ गिल्टी कॉशंस आपका सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, नो एक्सक्यूज आपका जो है नाउन फ्रेज है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो द ब्यूटीफुल रेनबो आपका सब्जेक्ट है, सून एडवर्ब है, फेडेड अवे फ्रेजल वर्ब है। नो मैन कैन सब टू मास्टर्स, तो नो मैन आपका क्या है? सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, सर्व आपका मेन वर्ब है, टू मास्टर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, अ सिक रूम, तो सिक रूम जो है वो आपका सब्जेक्ट है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो द ड्यू ड्रॉप्स जो है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है।
सेंटेंस नंबर 25, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो एरो किसने चलाया? मैंने चलाया। तो मैं आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट आई हो गया। अ वर्किंग साउंड द शेफर्ड हर्स। अब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है हर्स, मतलब सुनने की, और उसको सुनता कौन है? द शेफर्ड। तो जो चीज़ है सुनने वाली वो क्या है? वर्किंग साउंड, और लेकिन सुनता उसे कौन है? शेफर्ड सुनता है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो द शेफर्ड है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो रहता कौन है? एक हर्मिट रहता है। जो रहता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए एक और पॉइंट आपका आता है। सब्जेक्ट का जब आंसर आप लोगे या सब्जेक्ट को आप जो पता करना है तो उसमें पता करना है कौन। कौन का जो अर्थ आएगा वही सब्जेक्ट होगा, लेकिन व्हाट का जो अर्थ आएगा वही आपका प्रेडिकेट होगा। I hope you got the everything very well. So please watch the video up to the end. Until then, wait for the next one, the third chapter, the phrase and the clause. Tata, bye bye. See you. Thank you.